बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को इतना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दें कि परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव का हो या फिर सब्जेक्टिव का हो। इसलिए हम प्रत्येक दिन शाम में आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और सुबह में लाइव टेस्ट लेते हैं। जिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको शाम में करवाते हैं, अगले दिन उसी क्वेश्चन का लाइव टेस्ट हम आपको सुबह में लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको हम हिंदी में आज 100 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें 100 में से 100 का सही जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। जिस प्रकार से हिंदी में 100 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें 50 का सही जवाब देना होता है, ठीक उसी तरह से आज हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत ना हो पाए। इसलिए आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट भी करते चलिएगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में देना है। तो चलिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? रेनर मारिया रिल्के के द्वारा। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा रगम्पा एक जुआरी था। दूसरा का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किस कहानी की पात्र है? मगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा दही वाली मगम्मा। तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास किस साहित्य के एक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ साहित्य के। चार का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति खाली स्थान में नौकरी करता था, यानी कहां में नौकरी करता था? जो लक्ष्मी का पति था वह कहां में नौकरी करता था? तो 5 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कलकत्ता में नौकरी करता था। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? यानी कि ढहते विश्वास जो कहानी है वह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। 6 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताइए कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा कालिदास ने। 7 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, मंगू की मां की कितनी संतानें थी? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा, मंगू की मां की 4 संतानें थी। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से खाली स्थान थी, यानी कि मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी कि चंचल थी कि अंधी थी कि गूंगी थी? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा पागल थी। जो मंगू थी वह जन्म से ही पागल थी। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, ईश्वर पेटलीकर खाली स्थान के लोकप्रिय कथाकार हैं। आप लोगों को पता होगा कि ईश्वर पेटलीकर कौन से भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा गुजराती के। ध्यान रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 11 का सही जवाब होगा 3 मई 1935 ईस्वी को। 11 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पापाती खाली स्थान कहानी की पात्र है। पापाती किस कहानी की पात्र है? तो 12 का सही जवाब क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन नगर कहानी की पात्र है। ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बतलाई? बड़े डॉक्टर जो थे वह पापाती को कौन सी बीमारी बतलाए? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा मेनिनजाइटिस। ध्यान रखिएगा, मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हो सकता है कि विज्ञान में आपसे पूछ दिया जाए। चलिए, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? जल्दी से बताइए, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन।
ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए तो 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? धरती कब तक घूमेगी, तो 15 का सी ऑप्शन सही होगा, सावरदइया। ध्यान रखिएगा 15 का सी ऑप्शन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत करती है। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत करती है या किस कहानी में है? तो 16 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन होगा, धरती कब तक घूमेगी। 16 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो यह तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि अहिंसा और सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा ऐसे कहा जाता है सत्य और अहिंसा, तो उसी को उलट करके बोला है अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। ध्यान रखिएगा 17 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? जल्दी से बताइए कि किस मुगल बादशाह से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो 18 का सही जवाब क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, बाबर से हुई थी। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए तो किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु नानक। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, राम नाम के बिना। 20 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि किसका बोध करते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि जो है वह पूजा पाठ का भी विरोध करते हैं, कर्मकांड का विरोध करते हैं और वाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू वारिये कह रहा है कि यह किस कवि के लिए कहा गया है? इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू वारिये, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा रश खान। ध्यान रखिएगा 22 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, गोस्वामी विट्ठल दास ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? 23 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए तो कौन सा जवाब सही होगा? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन रश खान। 23 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो उनसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कवि रश खान ने चित्त चोर किसे कहा है? कवि रश खान जी ने चित्त चोर किसे कहा है? तो श्री कृष्ण भगवान को कहा है। 24 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद जीवन दायक छो कछु मारियो पीर ही परसों में किस कवि का नाम आया है? तो देखिए शुरू में ही आ गया है घनानंद, यानी कि घनानंद का नाम आया है। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में बल्ली अम्माल को कौन ले गया था? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा अमलराज। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद का जन्म हुआ था, यानी कि कितने ईस्वी के आसपास हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1689, यहाँ पर 16 छूट गया है तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बताइए, सवै विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात खाली स्थान कछेन अब भारत में दर्शात। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा भारतीयता। यहाँ पर भारतीयता भरा जाएगा। उसके बाद आप लोग पढ़ करके देखिए, सवै विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात भारतीयता कछेन अब भारत में दर्शात, यानी कि भारत में अब भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए 28 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए, यानी कि विद्या जो है वह प्रदेश का पढ़ते पढ़ते बुद्धि भी जो है वह विदेशी हो गया है। अब चाल चलन सब प्रदेश की हो गया है और चाल चलन जो प्रदेश का है वही इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन स्वदेशी कविता की है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा मस्त यह क्वेश्चन है कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए।
है। तो 29 का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, छाया युक्त चंद्र से। छाया युक्त चंद्र से भारत माँ के मुख की तुलना कवि करते हैं। चलिए उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है। सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार, यहाँ पर सिर्फ पंत जी लिखा है लेकिन पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत होगा। तो बताइए कि पंत जी के अनुसार भारत माता है क्या है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कि भारत माता मिट्टी की मूरत उदासनी भी है, वह अपने ही घर में प्रवासनी है और ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी है। यानी 31 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए, आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष क्या है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। 33 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा जनता जो है वह मिट्टी की अबोध मूर्त है। चलिए उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन बताइए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण, तो आप सभी लोग हिरोशिमा कविता तो जरूर पढ़े होंगे, और जो हिरोशिमा कविता है इसमें जापान पर 2 परमाणु बम गिराया जाता है जो कि एक दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है, इसलिए 34 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। जो कुंवर नारायण जी हैं उसने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो वृक्ष को कहा है। 35 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है। लौट कर आऊंगा फिर, तो 36 का सही जवाब हो जाएगा जीवनानंद दास के द्वारा। 36 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 37 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, कौन ठंड से कांप रहा था, संतु की भंगू की दीदी की नरेन। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा संतु। ध्यान रखिएगा जो संतु था वह ठंड से कांप रहा था। चलिए उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन बताइए, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मछली मांगना चाहता है। 39 का सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी। तो 40 का सही जवाब कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा कि 3 मछलियां खरीदी थी। 40 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था। बिस्मिल्लाह खां, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, इसलिए उनका जो प्रिय वाद्य यंत्र था वह शहनाई था। 41 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन खां, वह कहां के निवासी थे। जल्दी से बताइए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहां के निवासी थे। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा डुमरांव के। 42 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित कौन है। आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, तो 43 का सही जवाब हो जाएगा काशी। जो काशी है जहां पर आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, काशी प्रयाग जिसको बोलते हैं, वह आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। मेरा जो धर्म है वह कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ से लिया गया है। तो 44 का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो 44 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो फटाफट से आप लोग कौन सा जवाब सही होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। यहाँ पर नाम गलत लिखा गया है, रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। 45 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा 45 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ, तो 46 का सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ। गांधी जी बोलते हैं ना, गांधी जी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे किताब में कि गांधी जी उदात्त शिक्षा किसको मानते हैं। उदात्त शिक्षा यानी कि सबसे श्रेष्ठ शिक्षा किसको मानते हैं। तो उदात्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो अभी हम आपको बताएं कि शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। तो 47 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार
अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे उदात्त का मतलब श्रेष्ठ होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा यानी कि श्रेष्ठ और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा, अहिंसक प्रतिरोध की जो शिक्षा है वह महात्मा गांधी की नज़र में सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है। तो 48 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था। यानी कि जब बहादुर पहली बार लेखक को दिखा था तो वह कितने वर्ष का था। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा 12-13 वर्ष का। 49 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है। तो 50 का सही जवाब होगा रामविलास शर्मा को। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताइए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है। तो 51 का सही जवाब कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 51 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, खाली स्थल साल के थे यानी कि कितने साल के थे जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। यानी कि बिरजू महाराज के बाबूजी की जब मृत्यु हुई थी उस समय बिरजू महाराज कितने साल के थे। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा 9.5 साल के। 52 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कितने रुपए नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया था। बताइए जल्दी से कितने रुपए नजराना देकर। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा 500 रुपये। 53 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बताइए कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा कि नृत्य कला से। आप सभी लोगों को पता होगा कि पंडित बिरजू महाराज नृत्य करते थे, इसलिए वह नृत्य कला से ही संबंधित है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा करके पूछा जाता है कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है। तो पंडित बिरजू महाराज। इसी को क्वेश्चन को उलट करके पूछ दिया जाता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कौन सी पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। क्वेश्चन को बस उलट पलट करके आपसे पूछ देगा ताकि आप कंफ्यूज कर जाए। चलिए उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, अभिनयो है। अभिनयो क्या है, कहानी है कि कविता है कि जीवनी है कि एक ललित रचना है। तो 56 का सही जवाब हो जाएगा अभिनयो एक ललित रचना है। 56 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अभिनयों में कितने गद्य की रचना की। तो 57 का सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए, सी नंबर ऑप्शन सही होगा 27 गद्य की रचना की। 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने 27 गद्य की रचना किए थे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, एक पतंग अनंत में यह किनकी रचना है। 58 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सही जवाब बताइए कि एक पतंग अनंत में यह किनकी रचना है। तो 58 का सही जवाब कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन अशोक वाजपेयी की रचना है। 58 का डी ऑप्शन सही होगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। तो 59 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां, तो 60 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, नाखून हमारी खाली स्थान के अवशेष है। खाली स्थान में क्या भराएगा, नाखून हमारी, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि पशुता के अवशेष हैं। नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं। 61 का सी ऑप्शन। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था, तो 62 का सही जवाब हो जाएगा कि फिनिक्स एक आश्रम था। 62 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो 63 का ए ऑप्शन सही होगा, 8वीं सदी से। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बताइए, नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं कौन से प्रदेश में। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा दक्कन प्रदेश में। ध्यान रखिएगा 64 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन बताइए, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। बहादुर को लेखक के घर में कौन लाया था, तो 65 का सही जवाब हो जाएगा लेखक का साला। 65 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन बताइए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। जो लेखक के रिश्तेदार थे वह बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा पैसे चुराने का आरोप लगाए। तो 66 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, हु और शुद्राज यह किन की रचना है। जल्दी से बताइए, तो
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हु और शुद्राज किसकी रचना है। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। 67 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, कहाँ में हुआ था। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 68 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर जी के अनुसार यानी कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वह दूध पानी के मिश्रण की तरह होता है। 69 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बताइए तो जल्दी से, 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा 20 के दांत एक कहानी है। 70 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। बताइए जल्दी से, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। 71 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह 20 के दांत कहानी से ही यह शीर्षक लिया गया है, यह लाइन लिया गया है, ठीक है, कि महल और झोपड़ी वाले। तो 71 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 72 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण, यहां पर क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो 72 का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि 72 का यहां पर सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन नीति कथा। ध्यान रखिएगा, नीति कथा के क्षेत्र के कारण ही भारत में नवजीवन का संचार हो चुका है। 73 नंबर क्वेश्चन बताइए तो जल्दी से, कौन सा जवाब सही होगा। समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे। तो 73 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन सही होगा 1783 ईस्वी में। चलिए उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पतियों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो 74 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा, वह देश भारत ही है। चलिए उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। 75 का सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा 172 सोने के सिक्के मिले थे। 75 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ज्योत्सना। ध्यान रखिएगा 76 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। जल्दी से बताइए 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 का सी ऑप्शन सही होगा, यह काम जल्दी करना है। यह जो वाक्य लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अब चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो 78 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन ज्योति रोती है। ध्यान रखिएगा ज्योति रोती है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा कि क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है। आसमान पर चढ़ाना, तो 80 का सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। तो 80 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन, कान फूंकना का अर्थ क्या होता है। जल्दी से बताइए कान फूंकना का अर्थ क्या होता है। तो 81 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा दीक्षित करना। 81 का डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुवचन है। 82 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा 82 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा कि प्राण जो शब्द है वह बहुवचन शब्द है। 82 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में देशज शब्द नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन लिखा गया है इसमें कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। तो 83 का सही जवाब कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा 83 का डी ऑप्शन सही होगा, डिग्री देशज शब्द नहीं है। चलिए उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में, तो देखिए भाव के आगे अ लगा हुआ है तो इसलिए अभाव में अ उपसर्ग हो जाएगा। 84 का ए ऑप्शन सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो 85 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन की इम प्रत्यय है। अंतिम में इम प्रत्यय है। चलिए उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें पिता का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो 86 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आत्मज, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, पीयूष भी होता है, यहाँ पर मधु भी होता है, लेकिन 87 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि रसाल अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा बाचाल, मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद
चलिए 89, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सा है, यशोदा में कौन सा संधि है, तो 89 का सही जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि, 89 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 90 नंबर कह रहा है कि महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, महोदय, तो महोदय का होता है महाजोड़ उदय, तो देख लीजिए महाजोड़ उदय किस में है, 90 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, नवग्रह कौन समास है, नवग्रह, देखिए संख्यावाची आ गया नवग्रह यानी कि 9 ग्रह, तो यह क्या हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा, 91 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास है, बीच में डैश का साइन आ रहा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, 92 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे पार करना कठिन हो कौन सा समास है, तो जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, 93 का सी ऑप्शन सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही क्या है, तो दही 94 का सही जवाब हो जाएगा, दही पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो 95 का सही जवाब हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं, 95 का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा क्या है, जल्दी से बताइए, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो 97 का ए ऑप्शन सही होगा कि लड़का जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, निश्चयवाचक, तो 98 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा कि यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो 99 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा मानवीय, मानव का विशेषण मानवीय हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 100वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग है। देखिए यहाँ पर जुदाई का बोध हो रहा है, क्योंकि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है ना, तो वृक्ष से अलग हो रहा है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अपादान कारक, जुदाई में अपादान कारक का बोध होता है, 100 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो इसी तरह के 100 क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 50 का ही जवाब आपको देना रहेगा। अगर 100 में 50 का जवाब दे दिए तो समझिए कि आपका 50 में 50 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा होगा, मजे से आप लोग क्लास किए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर 50 में 50 का सही जवाब देने में आप समर्थ हैं तो यह बहुत खुशी की बात है, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग 100 में से 90 प्लस का सही जवाब जरूर बताए होंगे। और अगर आप लोग इस सारे क्वेश्चन का लिखित रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीडीएफ के थ्रू, तो आप लोग बोर्ड मंत्रा सर्च कर लें जाकर के गूगल पर, BOARDMANTRA, बोर्ड मंत्रा सर्च करके इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।